हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित रिएक्शंस अगेन। और भाई एक नीतीश राजपूत की वीडियो आई है नई हाउ सिंगापुर गॉट क्रेजी रिच। सिंगापुर अमीर कैसे हो गया भाई, इतना अमीर कैसे हो गया, ये वीडियो में कुछ बताया है, इसमें रिसर्च बताई है। 32-33 मिनट की वीडियो है। ये नीतीश राजपूत साहब है भाई, ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और बहुत काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। ये रिसर्च करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होती है इनकी भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स में गिनती होती है। तो आज हम इनके वीडियो पे रिएक्शन देते हैं और एंजॉय करते हैं। ओके, बट जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया जिसने, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। तो इनकी वीडियो पे रिएक्शन देते हैं। वीडियो का नाम है हाउ सिंगापुर गॉट क्रेजी रिच। ओके, सो रिएक्शन देने से पहले यू मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। सो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। हाँ, देखिए, एक ऐसा देश जहां लोगों के पास खाने तक को नहीं था और गरीबी इतनी थी कि खाना ना मिलने की वजह से लोगों की जान चली जाती थी। कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। एरिया वाइज इतना छोटा कि जूम करने के बाद भी लोग वर्ल्ड मैप में नहीं ढूंढ पाते थे। और पॉपुलेशन की बात करें तो एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। पर स्क्वायर किलोमीटर में 7,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इंडिया में सेम एरिया में 430 लोग रहते हैं। लेकिन इस देश ने कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से कुछ ही सालों में ये गरीब देश से दुनिया का अमीर देश बन जाता। पहले इस देश में जहां आदमी गरीबी से मरता था, आज वहां 6 में से 1 आदमी करोड़पति है। जीडीपी पर कैपिटा में दुनिया का सेकंड नंबर पे और एशिया में नंबर 1 पे आ गया है। और ये सारी चीजें हुई सिर्फ एक आदमी की वजह से, जिसका नाम था ली क्वान यू, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। और आज की इस वीडियो में आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अगर आप एक सही नेता को चुन के बैठा दो तो देश को कहां से कहां तक ले जाने का दम रखता है। अच्छा, तो देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। इसमें ये इंडिया से इधर एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है। ये इतना छोटा है कि आप वर्ल्ड मैप को बैक टू बैक जूम भी करोगे तो भी इसको ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो इसको जब ये जूम किया तो ये है सिंगापुर का मेन लैंड। इसके बगल में छोटे छोटे आइलैंड है। कुछ इसमें से नेचुरली है और कुछ इन्होंने आर्टिफिशियली खुद बनाए हैं। और इसमें एक चीज और है कि सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, जिसका मतलब ये है कि सिंगापुर ही एक कंट्री है, उसके अंदर कोई सिटी नहीं है, बल्कि ये पूरी कंट्री अलग अलग रीजन में डिवाइडेड, जैसे वेस्ट रीजन या नॉर्थ रीजन, इस तरीके से। सिंगापुर का जो टोटल एरिया है वो 700 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया से कंपेयर करें तो 4,571 टाइम्स छोटा। ये इसके बगल में इधर मलेशिया है और इस साइड में पूरा इंडोनेशिया है। सिंगापुर का जो सारा बॉर्डर है वो सी से लगा हुआ है और इसकी जो लोकेशन है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये देखिए, ये है मलक्का स्ट्रेट और ये है सुंडा स्ट्रेट। स्ट्रेट वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी को एक नैरो पाथ से जोड़ता है। जब दो अलग अलग सी या फिर वाटर बेसिन को कोई पाथ जोड़ता है तो उसे स्ट्रेट कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज की डेट में रूट इंपॉर्टेंट हुआ है। 7th सेंचुरी के टाइम पे ये जो रूट था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इन रास्तों से ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया का पूरा ट्रेड होता था। मिडिल ईस्ट की चाहे कंट्रीज हो, इंडिया, यूरोप, अगर किसी को ईस्ट एशिया में घुसना होता था या सामान पहुंचाना होता था तो इन्हीं 2 रूट्स का यूज किया जाता था, क्योंकि बाकी किसी रूट को बना के अगर कोई जाने की कोशिश भी करता था तो वो बहुत ज्यादा बड़ा पड़ता था। और मलक्का स्टेट और सुंडा स्टेट जो है, इसमें भी अगर कंपेयर करें तो जो मलक्का स्टेट है वो थोड़ा सा छोटा पड़ता है, इसलिए उसको ज्यादा यूज करते थे सुंडा स्टेट के कंपैरेटिवली। तो पहले यानी कि 7th सेंचुरी में सी पोर्ट्स नहीं होते थे, लेकिन पलिम्बैंग और सुमुत्रा के राजा दपुंतराची इस एरिया पे कंट्रोल कर लेते हैं और इस रूट से जितने भी शिप्स निकलते हैं उनसे टैक्स लेते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ इनका कंट्रोल हटता है, फिर और राजा आते हैं। तो ऐसे एक राजा थे राजकुमार संग नीला। इनका जब टाइम चल रहा था उस एरिया पे, जब ये राज कर रहे थे, तो ऐसे ही एक दिन शिकार करने गए थे तो दूर से इनको चमकता हुआ एक आइलैंड दिखता है जो इनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो ये इस आइलैंड पे चले जाते हैं। तो वहां पे इनको बताया जाता है ये जो एरिया है इसको टिमासेक कहते हैं। और इसी पर्टिकुलर जगह पे इनको एक ऐसा जानवर दिखता है जो इससे पहले इन्होंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। तो जो वहां के लोग थे वो राजा को बताते हैं कि ये जानवर है, ये शेर यानी सिंह नाम का एक जानवर होता है, उसकी तरह दिख रहा है। तो तभी से राजा इस एरिया का नाम जो है वो सिंगापुर रख देता है और आगे चल के इसको सिंगापुर बोलने लगे, यानी कि लायन सिटी। आज की डेट में भी अगर आप देखोगे सिंगापुर का जो नेशनल सिंबल है वो लायन का एक हेड है। तो ऐसे ही करके बैक टू बैक राजा आते रहते थे और इस एरिया में रूल करते रहते थे। लेकिन डे बाय डे क्या हो रहा था कि इस रूट की जो इंपॉर्टेंस थी वो ट्रेडर्स के लिए बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। कि जितने भी देश थे इनको समझ में आने लगा था कि जो इस पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करेगा उसका बहुत मुनाफा होगा। तो यही सारी चीजें सोच के ईयर 1509 से ईयर 1511 तक पोर्चुगीज ने इस एरिया यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो एरिया था इसको धीरे धीरे करके पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया।
और मलक्का स्टेट के एरिया में कई सारे छोटे छोटे सी पोर्ट बना दिए थे इन्होंने। सी पोर्ट बनाने से ये होता है जब लंबे रूट पे शिप्स ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इनको रुकने की जगह मिल जाती है, शिप की कोई मेंटेनेंस हो, कुछ रिपेयर कराना हो, सारी चीजें यहीं पे हो जाती हैं। और एरिया जो होता है उस एरिया के अंदर भी एक अच्छा बिजनेस सिस्टम डेवलप हो जाता है जिससे काफी फायदा होता है। अब ये सारी चीजें देख के डच कंपनीज जो थी उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उनको लगने लगा कि ऐसे तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ईयर 1603 में डच कंपनीज अपनी फोर्सेस लगा के पोर्चुगीज को हरा के इस एरिया पे कंट्रोल कर लेती हैं। और इस एरिया पे कंट्रोल पाने को लेके डच और पोर्चुगीज इनमें काफी लड़ाई हुई, लेकिन डच की फोर्सेस काफी स्ट्रांग थी, तो अल्टीमेटली स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो था उस पर जो पूरा कंट्रोल था वो डच के अंदर आ गया था। अब इधर ये दोनों लड़ने में लगे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में तो रूल कर ही रही थी, वहां पे पैसा बना ही रही थी, साथ ही साउथ एशिया में भी ये लोग ट्रेड करते थे, वहां भी इन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी और ट्रेड करने के लिए इनको भी इस रूट की बहुत जरूरत पड़ती थी। तो इनको भी किसी ना किसी तरीके से इस रूट को सिक्योर करना था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी डच लोगों से डायरेक्ट फाइट नहीं करना चाहती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो था उसको तो एज इट इज छोड़ देती है, लेकिन जनवरी 1819 में अपने ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस स्टैमफोर्ड को स्ट्रेट ऑफ मलक्का के इधर ये जो एरिया था जिसको सिंगापुर बोला जाता था और जौहर के सुल्तान इसको कंट्रोल सुल्तान हुसैन शाह यहाँ पे अपने ऑफिसर को भेजती है और 6 फरवरी 1819 को ये जौहर के जो सुल्तान थे उनको पटा के एक ट्रीटी साइन करा लेती है। उस ट्रीटी में बेसिकली ये था कि 8000 स्पेनिश डॉलर जो थे वो ब्रिटिशर्स इस सुल्तान को देंगे और उसके बदले में ये जो पूरा सिंगापुर एरिया है ये इनके अंडर में आ जाएगा, फिर ये चाहे जो मर्जी करें वहां पे। तो अब यहाँ से ब्रिटिशर्स जो थे उनको सिंगापुर मिल जाता है और डच जो थे वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का में अपने सी पोर्ट्स बना के वहां मैनेज कर रहे थे चीजें। अब देखिए सिंगापुर आज की डेट में जहां खड़ा है इस समय एक चीज तो समझ में आती है कि एक बिजनेस इकोसिस्टम कितना बड़ा एडवांटेज होता है किसी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। और इस चीज को लेकर सिंगापुर की तारीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स, जैक मा सब ने की है। और सिर्फ कंट्री की बात नहीं है, एक वेल प्लान्ड बिजनेस स्ट्रक्चर की जरूरत छोटे से लेके बड़े बिजनेसेस हर जगह होती है। अब अगर आपके बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट सिंक में नहीं है और आप अकेले मैनुअली सब कुछ करने में लगे हैं तो आपका बिजनेस अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर सकता और रिसोर्सेज का वेस्टेज जो होगा वो अलग से होगा। और अगर आप भी एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो इसमें आपकी मदद कर सकता है उडू। उडू एक सिंपल टू यूज बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कई सारे एप्स प्रोवाइड करता है आपके बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट्स मैनेज करने के लिए, जैसे वेबसाइट, सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंटरी मैन्युफैक्चरिंग, एचआर मार्केटिंग वगैरह हर एक चीज, वो भी सब कुछ एक जगह फुल्ली इंटीग्रेटेड। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भारी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट फर्स्ट ऐप तो आपको हमेशा के लिए फ्री मिलेगा और बाकी पूरा सॉफ्टवेयर भी बहुत कम पैसे लगा के सिंगल फी में आप यूज कर सकते हो और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़े आप और भी एप्स ऐड कर सकते हो। तो चेक आउट उडू, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब देखिए इन दोनों में वैसे तो लड़ाई नहीं होती है लेकिन एक तरीके से कंपटीशन शुरू हो गया था। अभी जो कंपटीशन शुरू होता है तो उसकी वजह से जो छोटा सा आइलैंड था सिंगापुर, इसकी किस्मत बदलना चालू हो जाती है। अब मलक्का स्टेट में बैठी डच कंपनीज और सिंगापुर में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों ट्राई करते थे कि जो एरिया इनके कंट्रोल में है वहां पे सबसे ज्यादा शिप्स आके रुकें। और कंपटीशन से निपटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि सिंगापुर में बहुत बड़े बड़े सी पोर्ट डेवलप करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि सिंगापुर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसका काम स्टार्ट हो जाता है और ये जो पोर्ट्स बना रहे थे ब्रिटिशर्स इन पे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस देना चालू कर देते हैं। और कंपटीशन में डच को हराने के लिए अनाउंस करते हैं कि सिंगापुर पोर्ट हर कंट्री के शिप के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मतलब कि इस पोर्ट के ऊपर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए 0 टैक्स लगेगा। अब जब ऐसा अनाउंसमेंट होता है तो इसकी वजह से बाकी कंट्री के जितने भी शिप्स थे वो इस पोर्ट पे ज्यादा आने लग गए थे। इसके पीछे की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि भले ही शिप्स पोर्ट पे आ रहे हैं, इनके टैक्स नहीं ले रहे हैं, उसका तो नुकसान हो रहा है, लेकिन शिप्स आएंगी तो ओवरऑल सिंगापुर का ट्रेड बढ़ेगा जिससे लॉन्ग रन में ईस्ट इंडिया कंपनी मोटा प्रॉफिट बनाएगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फायदा और था, ये जो सिंगापुर पोर्ट था इसका जो कोस्टल स्लोप था ये बहुत अच्छा था, मतलब कि पानी और लैंड का जो स्लोप था वो ज्यादा अच्छा था। अगर ये स्लोप खराब होता है तो शिप रिस्क पे आ जाते थे। इस वजह से वैसे भी लोगों की जो पहली पसंद थी वो सिंगापुर पोर्ट, और इस वजह से चाइना, इंडिया, मलेशिया हर तरफ से लोग यहाँ पे आने लग रहे थे। अब इसकी वजह से सिंगापुर जो कि एक सुनसान टापू था वहाँ चाइना, इंडिया और मलेशिया की पॉपुलेशन आके बसने लगती है। अब जब यहाँ पे पॉपुलेशन ये आके बसने लगती है तो यहाँ पे दिक्कत ये थी कि सिंगापुर में कोई ढंग का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। ब्रिटिशर जो थे उनका सारा फोकस सिंगापुर के जो पोर्ट थे उनकी सिक्योरिटी और उसके ऊपर पैसा बनाने के ऊपर लगा हुआ था। वहाँ की पॉपुलेशन, जो वहाँ के लोग काम करते थे, उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। अब क्योंकि ढंग का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था इसकी वजह से यहाँ पे इलीगल काम वगैरह इलीगल काम।
तो इस वजह से सिंगापुर पोर्ट जो था वो अपने पोर्ट की बजाय इलीगल एक्टिविटी का जो अड्डा है उसके नाम से ज्यादा फेमस होने लगा था। अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पे आके अफीम का नशा करते थे, जुआ खेलते थे, स्लेव ट्रेडिंग, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर यहाँ पे ऑपरेट होने लगी थी, वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस रूट से घुसने वाले जो ट्रेडर्स भी थे वो सिंगापुर को एक अय्याशी का अड्डा समझते थे, और ब्रिटिशर जो थे वहां पे जो लोग काम करते थे उनको बस एक लेबर क्लास समझते थे, कम पैसे में ज्यादा काम करने वाले लेबर, और इससे ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं था। अब देखिए इसके बाद होता क्या है कि उस पोर्ट पे ब्रिटिशर जो पैसा कमा रहे थे वो जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं कमा पा रहे थे, और वहीं थोड़ी दूर में बगल पे ही एक चाइना देश था जिसको ब्रिटिशर्स देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है, क्योंकि चाइना के बगल में जो सी थी वहां पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज निकल रहे थे जिसको वो दुनिया भर में बेच रहा था, और यूके को भी लेना पड़ रहा था वहीं से। अब ये सारी चीजें देख के ब्रिटिशर जो थे वो चाइना से भी इतने खुश नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि हमें पैसे देके इनसे इतना कुछ लेना पड़ रहा है और हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जरूरत चाइना को हो। एक्चुअली ट्रेड जब दोनों तरफ से होता है तभी देश को फायदा होता है। तो इससे निपटने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक अजीबोगरीब तरीका अपनाया। इनके पास ऐसा तो कोई प्रोडक्ट था नहीं जिसके ऊपर चाइना के लोगों की डिपेंडेंसी हो, तो अंग्रेजों ने एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया, उसको चाइना में भेजा, उसकी लत लगाई, और जब चाइना के लोगों को उसकी लत लग गई, उस पर ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई, तो वही चीज चाइना को एक्सपोर्ट करने लगे और चाइना की भी मजबूरी हो गई इंपोर्ट करके उस प्रोडक्ट को लेने की। और उस प्रोडक्ट का नाम था ओपियम, यानी कि अफीम। इसकी वजह से पूरे चाइना में अफीम का जो नशा था वो बहुत तेजी से फैल गया था। अभी जो नशा चाइना में फैला था धीरे धीरे सिंगापुर में भी पहुंच गया था, क्योंकि मोस्टली सिंगापुर के अंदर चाइनीज लेबर जो थी वही आती थी। अगर मैं ईयर 1847 का डेटा लूं तो ईयर 1847 तक सिंगापुर जो कि एक सुनसान टापू था उसकी पॉपुलेशन 70,000 हो गई थी, जिसमें से 40,000 सिर्फ चाइनीज थे, और इस पॉपुलेशन में से भी 15,000 लोग अफीम का नशा कर रहे हैं। तो आप सोच के देख सकते हैं कि जहां इतने सारे लोग नशा कर रहे हो तो वहां पे सड़कों पे क्या हाल हो रहा होगा। और वैसे भी सिंगापुर की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी बिना किसी सपोर्ट और एंटरटेनमेंट के कड़ी मेहनत से ब्रिटिशर्स के लिए कम पैसे में काम करती थी, तो इसलिए वो कुछ प्रोडक्टिव करने की बजाय इस नशे की लत लग गई थी उनको। हाल उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि जैसे हम लोग गेस्ट से चाय पूछते हैं, सिंगापुर के अंदर लोग अफीम ऐसे पूछने लगे थे एक दूसरे के घर पे। पैसे की जगह लोग अफीम एक दूसरे को देने लगे थे। अफीम की लत इतनी लग गई थी लोगों को और पैसे थे नहीं, इस चक्कर में चोरी डाका सब कुछ होना शुरू हो गया था। गरीबी तो पहले ही थी, ये चीज और शुरू हो गई थी। लेकिन इसके बाद एक चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से सिंगापुर की जो सिचुएशन होती है वो ठीक होती है थोड़ी। एक्चुअली नवंबर 1869 में इजिप्ट का स्विस कनाल जो था वो ओपन हो जाता है। तो पहले ये दो जो रूट थे वो यूज होते थे, जिसकी वजह से सुंडा स्ट्रेट और मलक्का स्ट्रेट दोनों का ट्रैफिक डिवाइड हो जाता था। लेकिन जब स्विस कनाल खुल जाता है तो ट्रेडर्स ये रूट यूज करने लगते हैं, क्योंकि अब ट्रेडर्स के लिए ये रूट छोटा पड़ने लगा था। खाली इंग्लैंड से चाइना का जो रूट था वो 5000 माइल्स कम हो गया था। तो इसकी वजह से स्टेट ऑफ मलक्का और उसके पास में जो सिंगापुर था उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब यहां से सिंगापुर पोर्ट का जो ट्रेड था वो बूम करता है, दुनिया भर से सिंगापुर में ट्रेडर्स आने लगते हैं, मैन पावर की डिमांड बढ़ जाती है। सिंगापुर के आसपास के जितने भी देश थे वहां से लोग काम करने के लिए सिंगापुर में आने लगे, और इसकी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी थी सिंगापुर की। और जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो ब्रिटिशर्स ने रूल्स और रेगुलेशन भी बनाए। एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देना उसकी मजबूरी हो गई थी। पुलिस और सोल्जर्स जो थे वो भी रखने पड़े थे, लेबर की जरूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ा। तो इन सब वजह से सिंगापुर ब्रिटिश की कॉलोनी बनके एक प्रॉपर देश की तरह वर्क करने लगा था। लेकिन होता क्या है कि ईयर 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। अब इस वॉर से सिंगापुर का कुछ लेना देना तो नहीं था, लेकिन ब्रिटेन इसमें इन्वॉल्व था। तो इसकी वजह से अंग्रेजों का जो फोकस था वो लड़ाई में था, और दूसरी चीज इस वॉर की वजह से ग्लोबल ट्रेडिंग जो थी वो बहुत कम हो गई थी, उस पर बहुत भारी असर पड़ा था। और सिंगापुर जो यूरोप और एशियन कंट्रीज का ट्रेडिंग हब था उसका बहुत भारी नुकसान होता है। सिंगापुर पोर्ट पे जो लोग अलग अलग तरीके से काम करते थे और पैसा कमा के पेट भरते थे, तो लोगों की वो चीज भी रुक गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, खाने पीने का सामान तक नहीं बचा था, लड़ाई झगड़े होने लगे थे, अफीम की लत जो थी वो पहले से ही पड़ी हुई थी। और इसके साथ साथ ईयर 1918 पूरे वर्ल्ड में स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था, तो उसकी वजह से सिंगापुर जो था वो भी उसकी चपेट में आया और हजारों लोगों की जान चली गई। इसके बाद 1929 में ग्रेट डिप्रेशन अलग से आ गया था, तो चीजें यहाँ से सिंगापुर के लिए हल्की नहीं हो रही थी। इनफैक्ट 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया था, तो यहाँ भी सिचुएशन खराब थी। लेकिन इसमें एक चीज थी कि जापान और ब्रिटेन एक दूसरे के अगेंस्ट में थे। तो जापान ने क्या किया कि 8 फरवरी 1942 को सिंगापुर पे हमला कर दिया था, और सिर्फ 7 दिन के अंदर जापान आर्मी ब्रिटिश की आर्मी को हरा के उनके हजारों सोल्जर्स को तो मारती है, लेकिन उसके बाद सिंगापुर में घुस के बुरी तरीके से मारकाट मचाती है। जो आम लोग थे उनको मारती है, पब्लिक प्लेस पे मास किलिंग हो रही थी, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था, फोर्स लेबर और भी कई तरीके के टॉर्चर आम जनता पे किए जा रहे थे। इस टाइम पे जो भी सिंगापुर की हालत देखता था वो सोच भी नहीं सकता था कि सिंगापुर आगे चल के दुनिया के अमीर देशों में आ जाए। तो इधर जब जापान मारकाट मचा रहा था, तो इसी बीच अगस्त 1945 में अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है जापान के ऊपर। तो इसकी वजह से जापान का नुकसान हो जाता है, जापान सरेंडर कर देता है, सिंगापुर से भी छोड़ के चला जाता है वो, और ब्रिटिशर जो थे वो सिंगापुर में दोबारा से घुस के बैठ जाते हैं। और ये वो टाइम था जब सिंगापुर के लोग एक एक रोटी को तरस रहे थे। और इस बार जब दोबारा ब्रिटिशर्स आए थे सिंगापुर में, तो
तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए। उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि प्रॉपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो ये चीज उनके पोर्ट के काम में भी दिक्कत देगी। तो इस चीज को ध्यान में रख के ब्रिटिशर्स ने सिंगापुर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए और सिंगापुर के लोगों को सेल्फ गवर्नेंस दे दी, जैसे गवर्नमेंट बना के इलेक्शन करवाने हो, अपना लीडर बनाना हो, डोमेस्टिक इशू वगैरह। अब सिंगापुर के लोग खुद डिसीजन ले रहे थे अपनी चीजों को लेकर, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी जो थी सिंगापुर की वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखी थी। अब इसके बाद ईयर 1959 में सिंगापुर के अंदर जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं और टोटल 51 सीट्स थी, इनके ऊपर इलेक्शंस होते हैं और ली कुआन यू पीपल्स एक्शन पार्टी बना के इलेक्शन में उतरते हैं और 51 में से 43 सीट्स ली को मिल जाती हैं और वो सिंगापुर के पीएम बनते हैं। यही वो आदमी थे जो सिंगापुर की काया पलट देते हैं। ब्रिटिशर्स एक तरफ अपना सिंगापुर पोर्ट से पैसे बनाने में लगे हुए थे, दूसरी तरफ ली जो थे उनके विजन ने सिंगापुर के नेशनल इकोनॉमिकल सोशल सिचुएशन को एकदम बदल के रख दिया, जिसकी वजह से आज की डेट तक इनको फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है। और ये सारी चीजें इन्होंने बहुत ही यूनिक तरीके से की जो आज की डेट तक कोई पकड़ नहीं पाया है। लोग ट्राई करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अब आप इसमें ये कह सकते हो कि सिंगापुर की लोकेशन अच्छी थी इसलिए ऐसा हो पाया, लेकिन लोकेशन जो थी वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड इनकी भी बहुत बढ़िया थी। लेकिन सिंगापुर के अंदर प्राइम मिनिस्टर ली ने ऐसी ऐसी एक्टिविटी करी जिसकी वजह से सिंगापुर एकदम बदल गया। अब ऐसा क्या क्या किया उन्होंने वो भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जैसे ही ली कुआन यू सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनको ये चीज पता थी कि अगर सिंगापुर अपने दम पे खड़ा नहीं हुआ तो सिंगापुर एज अ देश बचेगा ही नहीं, क्योंकि उनको डर था कि अगर गलती से भी ब्रिटिशर छोड़ के चले गए तो सिक्योरिटी वगैरह बाकी सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। और सिंगापुर में चाइनीज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो कम्युनिस्ट पावर जैसे सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना, इनकी नजर भी सिंगापुर के ऊपर थी कि कैसे भी करके जो इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, ये जो पार्टी वगैरह पीएम वगैरह बन रहे हैं, इनको हटा के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाए सिंगापुर के अंदर। तो पीएम ली के सामने ये तो एक चैलेंज था ही था, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज था कि सिंगापुर में गरीबी, झुग्गी झोपड़ी, भुखमरी, अफीम के अड्डे, क्राइम और रेशियल अनरेस्ट जिस लेवल पे था उतना पूरी दुनिया में उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, खाने की बहुत दिक्कत थी, लेकिन उसके बाद भी हर हफ्ते कोई ना कोई वर्कर का ग्रुप जो था वो स्ट्राइक कर देता था। सिंगापुर के अंदर लोग बहुत ही डिवाइडेड रहते थे, सिर्फ अपनी कम्युनिटी से ही मतलब रखते थे। सिंगापुर एज अ नेशन किसी का कोई लेना देना नहीं था, सब अपनी कम्युनिटी से मतलब रखते थे। और जो एरिया भी थे वो भी उन्होंने कम्युनिटी बांटे हुए थे। चाइनीज पॉपुलेशन की जो मेजोरिटी थी वो डाउनटाउन एरिया में रहती थी, मलेशिया की काम्पोंग ग्लैम में रहती थी, इंडियन जो थे वो सेरांगूंग जो था मेजोरिटी में थे। अब क्योंकि पूरा देश बटा हुआ था इस वजह से सिंगापुर का बहुत नुकसान हो रहा था। तो पीएम ली जो थे उन्होंने सबसे पहले यही डिसाइड किया कि पूरे देश को यूनाइट करना होगा, वरना कोई भी पॉलिसी लेके आएंगे सब बेकार हो जाएगी। और पीएम बनते ही इन्होंने सिंगापुर का नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम बनाया। इनका जो नेशनल एंथम है वो भी बहुत छोटा सा है, इनकी जो करेंसी होती है उसके पीछे ही छपा होता है, उतने छोटे से एरिया में इनका पूरा नेशनल एंथम जो वो कवर हो जाता है। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए पीएम ली क्या करते हैं, फरवरी 1960 में जो 70% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती थी इनकी, अलग अलग कम्युनिटी बना के उसको खत्म करने के लिए पीएम ली ने हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड HDB बनाया। हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने क्या किया कि जमीन खरीद के बड़े बड़े हाउसिंग यूनिट बनाए और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को बहुत ही सस्ते में मकान दिए। जिनके पास पैसे नहीं थे उनको लीज पे दिए, और जो लोग जॉब करते थे उनका सेंट्रल प्रोविडेंट फंड जो होता था वो कटता था, और ये जो फंड होता था वो रिटायरमेंट के बाद ही मिल सकता था, उससे पहले नहीं निकाल सकते थे। तो इसमें भी इन्होंने एक चेंज कर दिया कि अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी या घर बनवाने के लिए पीएफ निकालना है तो वो निकाल सकता है। अब इससे हुआ ये कि कुछ ही सालों में झुग्गी झोपड़ियां जो थी अब वो बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो गई थी, और गवर्नमेंट ने पर्पसली मिक्स पॉपुलेशन बिल्डिंग में अलॉट करी थी ताकि लोग यूनाइट हो, और ये लोग जो एरिया में कम्युनिटी अलग अलग बना के रह रहे थे ये चीज खत्म हो। इनके पीएम को पता था कि अगर रिलीजन को लेके भेदभाव खत्म करना है तो किसी एक धर्म या किसी एक जाति की बात करना, इसको रोकना होगा। सभी धर्मों के लिए इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी, और अगर इसको खत्म करना है तो इसकी जो शुरुआत है वो स्कूल लेवल पर करनी होगी ताकि रूट लेवल पे ही इस चीज को किया जा सके। उस टाइम पे सिंगापुर में ऐसे था कि जो माले कम्युनिटी के बच्चे होते थे वो माले स्कूल में जाते थे, चाइनीज के बच्चे चाइनीज स्कूल में जाते थे, ऐसे बाकी जो कम्युनिटी भी थी वो अपने अपने प्रेफर्ड स्कूल्स में जाती थी। तो ली ने इससे निपटने के लिए क्या किया कि ये जितने भी कम्युनिटी बेस्ड स्कूल थे इनसे कहीं ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल स्टार्ट कर दिए, और बहुत ही कम पैसे में गवर्नमेंट स्कूल ऑफर किए। और जब लोगों ने फैसिलिटी और पढ़ाई देखी कि कम पैसे में इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है, तो लोगों ने अपनी कम्युनिटी वाले स्कूल जो थे वहां से बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालना प्रेफर किया, क्योंकि उनको कम पैसे में हाई क्लास एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में ही मिल जा रही थी। और इन स्कूल्स के अंदर भी गवर्नमेंट का फोकस था कि कैसे हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी है और यूनाइट होकर। बच्चों के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी, जैसे चाइनीज बच्चा है तो माले की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के तब परफॉर्म करता था। तो इस तरीके का कल्चर इन्होंने स्कूल में डेवलप किया, और टीचर्स जो थे उनको भी यही इंस्ट्रक्ट किया गया। इसके बाद इनके पीएम ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बनाया, इसका भी यही एम था कि लोगों को यूनाइट करना। इसमें इन्होंने जो
कल्चरल इवेंट करवाए वो एक लैंग्वेज की बजाय मल्टीपल लैंग्वेजेस में करवाए। और कई कई जगह पे तो ऐसा था कि जो चाइनीज था वो माले के कल्चरल जो इवेंट होते थे उसमें पार्टिसिपेट करता था, ऐसे ही माले जो थे वो चाइनीज के इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे। और सिंगापुर के अंदर जो मेजोरिटी थी वो चाइनीज, माले, तमिल और इंग्लिश बोलने वालों की थी। तो इन चारों लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए देश को यूनाइट करने में तो पीएम कामयाब हो गए थे इनके, लेकिन देश की जो इकोनॉमी थी वो सिर्फ टिन और रबड़ के प्रोडक्ट्स थे इसी पे टिकी हुई थी। उसका भी कंट्रोल मलेशिया के हाथ में था क्योंकि वही इनका बहुत बड़ा इंपोर्टर था। और इसी के साथ साथ सिंगापुर में कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थी जिसके बेसिस पे वो कुछ पैसे बना पाए। और दूसरी चीज सिक्योरिटी भी जो थी वो ब्रिटिशर्स रहे थे। मान लो अगर ब्रिटिशर छोड़ के चले जाते तो 2 मिनट लगते किसी भी देश को कब्जा करते। कौन करते? पीएम थे उनको कहीं ना कहीं डे 1 से ये चीज लगती थी कि अगर मलेशिया का सपोर्ट रहेगा, और वो टाइम टू टाइम मलेशिया को खुश करने की कोशिश भी करते थे। जैसे इन्होंने सिंगापुर को माले ओरिजिन का मानते हुए माले को सिंगापुर की नेशनल लैंग्वेज कर दिया था। पीएम का विश्वास था कि इससे मलेशिया को लगेगा कि ये जो सिंगापुर है ये कोई अलग देश नहीं है, ये हमारे जैसे ही लोग हैं और कल को अगर कुछ होता है तो ये हमारे सपोर्ट में आएंगे। इनफैक्ट सिंगापुर के जो पीएम थे वो ये भी चाहते थे कि कैसे भी करके मलेशिया जो है वो सिंगापुर को अपना एक स्टेट बना ले। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी। इसी के साथ साथ पीएम ली जो थे उनका ये भी मानना था कि जितने भी प्लान बनाए जा रहे हैं, सिंगापुर के अंदर यूनाइट किया जा रहा है, अलग अलग पॉलिसी लेके आई जा रही है, ये सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे अगर करप्शन रहेगा। और इसको लेके जून 1960 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये पास किया गया, जिसमें पब्लिक या गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में अगर कोई करप्शन में पकड़ा गया 7 साल की सजा, 1 लाख सिंगापुर डॉलर की पेनल्टी या फिर 5 से 7 साल की जेल, ये दोनों हो सकती है। इन करप्शन केसेस की जांच वगैरह के लिए सीपीआई करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ये बनाई गई और इस पूरे डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर रखा गया और इसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को दी गई। अब इसके बाद ईयर 1961 में इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड EDB बनाया। इसका मेन पर्पस ये था कि चलो हमारे पास भली कोई नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, लेकिन अगर हम सही से टैक्स बेनिफिट देके सिंगापुर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तो यहाँ की इकोनॉमी जो है वो सुधर जाएगी और लोगों के पास पैसा और जॉब्स दोनों आएंगी। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि बाहर से आकर अगर कोई नई इंडस्ट्री सिंगापुर में सेटअप करेगा उसको टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे। कई केसेस में तो 1-2 साल का टैक्स हॉलीडे भी दिया जाएगा, मतलब कि आप आओ अपनी कंपनी सेटअप करो, 1 से 2 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो पीएम ली जो थे ये सारे छोटे छोटे स्टेप तो ले रहे थे। इसके साथ साथ पैरेलली ये क्या कर रहे थे कि मलेशिया से बैक टू बैक मीटिंग कर रहे थे कि सिंगापुर को मलेशिया अपना स्टेट बना ले। उनका मेन एम ये था कि उनका सिक्योरिटी को लेकर डर खत्म हो जाए। उनका ये भी मानना था कि अगर मलेशिया के साथ सिंगापुर मिल जाएगा तो वहां पे इंडस्ट्री वगैरह ज्यादा है, तो जो ग्रोथ सिंगापुर की अकेले होगी मलेशिया के साथ ज्यादा अच्छे से होगी। मलेशिया का मार्केट खुलने से लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी और उनके पास ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन वो अपना डिसीजन जो था वो थोपना नहीं चाहते थे, वो लोगों की भी राय जानना चाहते थे कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो 1961 में मर्जर रेफरेंडम कराया गया और जितने भी लोग थे उन्होंने मलेशिया के साथ सिंगापुर को जोड़ने के लिए वोट किया। और फिर इसके बाद सिंगापुर और मलेशिया का मर्जर हो जाता है, जिसमें सिंगापुर अब मलेशिया की स्टेट बन चुका था। और इसमें शर्त ये रखी गई थी कि सिंगापुर मलेशिया की एक स्टेट बन जाएगा और सिंगापुर को अपने एनुअल रेवेन्यू का 40% मलेशिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। सिंगापुर जो है वो एजुकेशन और लेबर को लेके जो भी रूल्स वगैरह हैं वो खुद देखेगा, लेकिन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीजें मलेशिया की जो गवर्नमेंट होगी उसके हाथ में होगी। और इसके साथ साथ मलेशिया की जो पार्लियामेंट थी उसमें सिंगापुर को टोटल 15 सीट्स दी गई। तो इन सारी चीजों को लेके पीएम ली जो थे वो बड़े आराम से मान जाते हैं और 16 सितंबर 1963 को सिंगापुर ऑफिशियली मलेशिया जो कि एक कंट्री थी उसका एक स्टेट बन जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि 1 मार्च 1964 को जो सिंगापुर था वो तो ऑलरेडी मलेशिया का स्टेट बन चुका था। तो ली जो थे वो कहते हैं कि मलेशिया के अंदर जो आने वाले जनरल इलेक्शन है उसमें उनकी जो पार्टी है PAP वो भी इलेक्शन लड़ेगी। अब ये पहली बार था जो मलेशिया की गवर्नमेंट थी उनको थोड़ी सी दिक्कत होना शुरू हो गई थी, क्योंकि सिंगापुर जो था उसमें माले और चाइनीज दोनों पॉपुलेशन थी। तो इनको लगने लगा कि ये सिंगापुर की ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इलेक्शन वगैरह में घुस के खुद ना बड़ी बन जाए और इनकी पॉलिटिकल पार्टी पीछे ना रह जाए। अब इधर ये सारी चीजें चली थी। इसी के साथ साथ 21 जुलाई 1964 को क्या होता है, मलेशियन मुस्लिम्स जो थे वो हजरत मोहम्मद का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और इसी सिंगापुर के अंदर जो चाइनीज मुस्लिम्स थे उनसे कुछ कहासुनी हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि दंगे हो जाते हैं। 23 लोगों की जान चली जाती है और कई सौ लोग घायल हो जाते हैं इसमें। और बात यहाँ भी नहीं रुकती है, 1 महीने बाद फिर से मुस्लिम्स और चाइनीज जो थे उनमें दंगे हो जाते हैं। और जब ये सारी चीजें मलेशिया के अंदर डिस्कस होने लगी तो मलेशियन गवर्नमेंट आती है,
ली से बात करती है और ली को ये समझाती है इस्माइल कि अब्दुल मलेशिया जो है रहमान। वो माले लोगों का है, आप उनको ली फेवर क्वान करो, जो। इसका पॉलिटिकल एडवांटेज भी होगा और चाइनीज को थोड़ा सा पीछे रखो। अब इसके लिए ली जो है वो साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं इतने सालों से हम इसी चीज के पीछे काम कर रहे हैं, इनको यूनाइट कर रहे हैं और अब ऐसे लड़ाई करवाना ठीक नहीं है, हमारे लिए हर धर्म जो है सेम है। अब यहाँ से मलेशियन गवर्नमेंट जो थी उनको समझ में आ गया था कि सिंगापुर को अपने साथ जोड़ के थोड़ी सी गलती कर दी है, क्योंकि ये हमारी सुन नहीं रहे हैं और आगे चल के हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो सफर करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ली और सिंगापुर के जो बाकी लीडर होते हैं इनको जेल में डालते हैं। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद ही मलेशिया के पीएम टुनकू अब्दुल रहमान बीच में आते हैं और सिंगापुर को 9 अगस्त 1965 में मलेशिया से बाहर कर देते हैं। जो स्टेट बनाया था उसको हटा के सिंगापुर को अलग छोड़ देते हैं। सिंगापुर दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जिसको जबरदस्ती आजादी दी गई है। सेम डे पे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सिंगापुर को एक डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट देश द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर इसको अनाउंस कर देते हैं। लेकिन वो चाहते नहीं थे मलेशिया से अलग होना। इनफैक्ट जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस समय भी वो रो गए थे। लेकिन इसके कुछ ही टाइम में पीएम ली जो थे उनको समझ में आ गया था सिंगापुर को अब कोई बचाने नहीं आएगा, जो कुछ करना है इनको खुद ही करना पड़ेगा। इधर ये सारी चीजें चल रही थी, इसी के साथ साथ एक दिक्कत और खड़ी हो जाती है। एक्चुअली ब्रिटिशर जो थे वो भी कैलकुलेशन वगैरह कर रहे थे, उनके वहां भी इलेक्शन चल रहे थे, तो वो अपने नुकसान को देख के डिसाइड करते हैं कि उनकी मिलिट्री की जो एक्सपेंसेस है उसको कम करेंगे और इसके साथ साथ जिन कॉलोनीज में फायदा कम हो रहा है और नुकसान ज्यादा हो रहा है ये उससे बाहर आ जाएंगे। और फिर 1967 को ब्रिटिशर्स ये फैसला लेते हैं कि साउथ ईस्ट इंक्लूडिंग सिंगापुर यहां से ये लोग निकल जाएंगे, जितने भी सैनिक हैं उनको भी ये वापस बुला लें और ईयर 1970 तक साउथ ईस्ट से अपनी आर्मी पूरी तरीके से बुला भी लेते हैं। अब ये जो चीज थी इसको लेके ली के साथ साथ सिंगापुर के बाकी जो लोग थे वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी सिंगापुर के लोगों को सिर्फ सिक्योरिटी नहीं देती थी बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी देती थी, जिससे वो 2 वक्त तक खाना खा पाते थे। और पीएम ली जो थे उनके पास कोई ऐसा इमीडिएट ऑप्शन नहीं था जिससे वो इतने सारे लोगों को एक साथ एम्प्लॉयमेंट दे सकें। ली क्या करते हैं, वो लंदन जाके रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं करती और ब्रिटिशर्स आराम से सिंगापुर चले जाते हैं। अब इस टाइम पे सिंगापुर पूरी तरीके से अकेला पड़ जाता है, जो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट था वो भी कम हो चुका था। सिंगापुर की जो हालत थी वो सिक्योरिटी के नाम पे भी काफी खराब हो गई थी। इनके पास सिर्फ हजार लोगों की 2 बटालियन थी, 2 शिप्स थे और एयरफोर्स तो थी ही नहीं, लेकिन फिर भी ये अपनी खुद की आर्म फोर्स वगैरह बना के जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ली के सामने डू और डाई वाली सिचुएशन थी और ली बैक टू बैक स्टेप लेना चालू करते हैं। पहली चीज तो ली ये करते हैं कि साउथ ईस्ट कंट्रीज जो थी उनके साथ बैक टू बैक बात करते हैं और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन इसको बनाते हैं, जिसमें सिंगापुर के साथ मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड इनको जोड़ते हैं, ताकि ये सारे लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें इकोनॉमिकली भी और रीजन के अंदर जो पीस है उसको मेंटेन करें और अगर कोई दिक्कत आती है किसी के ऊपर तो उसको सपोर्ट करें। नेक्स्ट स्टेप ली ये लेते हैं कि जून 1968 में जुरोंग टाउन कॉर्पोरेशन बनाते हैं। जुरोंग सिंगापुर के वेस्ट रीजन के एरिया को कहते हैं, तो इसमें ली ये डिसाइड करते हैं कि इस एरिया को ये एक इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे जहां बाहर की कंट्रीज की कंपनीज जो हैं वो आएंगी यहाँ पे और अपनी कंपनी सेटअप करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि बाहर की कंट्रीज जो हैं वो सब कुछ छोड़ के यहीं पे आके क्यों सेटअप करेंगे? ये भी है। तो देखिए सिंगापुर के जो पीएम ली थे इन्होंने कई सारे ऑफर निकाले थे, जैसे कई इंडस्ट्रीज को इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, कुछ इंडस्ट्रीज को इन्होंने टैक्स हॉलिडे दे दिया कि कुछ सालों तक टैक्स के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए, यहाँ पहुंचिए, यहाँ अपनी कंपनी सेटअप करिए और हमारी जो जनता है उनको आप नौकरी दीजिए। इसके साथ साथ ऐसे लेबर लॉ कर दिए जो पूरी दुनिया में नहीं थे, मतलब सब कुछ कंपनीज के फेवर में था। लेबर के ऊपर भी जो कंट्रोल था, सिंगापुर की जो लेबर थी उनका कंट्रोल भी कंपनी उसके पास ही था ज्यादातर। लोग भी जो थे वो काफी गरीबी में थे, तो वो भी काम करने से पीछे नहीं हटते हैं और ली बैक टू बैक मीटिंग करके यूएसए, जापान, हांगकांग, ताइवान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यूरोपियन देशों की भी जो कंपनीज थी उनको भी मना लेते हैं सिंगापुर में आके सेटअप करने के लिए। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 250 से ज्यादा कंपनी सिंगापुर में आ जाती हैं और सिंगापुर में 32,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। इसके बाद भी इन्होंने बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री सेटअप करना स्टार्ट किया और इस तरीके से किया कि सिंगापुर वर्ल्ड का 3रा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग सेंटर बन गया। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट जो हुए थे इससे ये हुआ था कि मलेशिया के ऊपर सिंगापुर की जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि इनके जो पीएम ली थे इन्होंने खुद ही सिंगापुर के अंदर काफी सारी जॉब्स क्रिएट कर दी थी। अब ईयर 1970 आते आते ली जो चाह रहे थे वो तो उन्होंने अचीव कर लिया था। जैसे ईयर 1970 तक सिंगापुर में एक भी आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं बचा था। इनफैक्ट इतनी जॉब क्रिएट हो गई थी कि बाहर से आदमी बुलाने पड़ रहे थे और सिंगापुर का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 13.94% पर पहुंच गया था, जो कि इंडिया के कंपैरेटिवली करीब 3 गुना ज्यादा था। लेकिन इसके बाद टाइम था सिंगापुर का दुनिया के सबसे अमीर देशों में आने का। एक्चुअली सिंगापुर में बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे, बाहर से लोग बुलाने के बाद भी जो काम था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। लोग ओवर टाइम भी करने के बाद जो ऑर्डर्स थे
उनकी डिलीवरी अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो पीएम ली जो थे उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को बुलाया और कहा कि ये जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं इसमें जो लेबोरियस काम कर रहे हैं जैसे टेक्सटाइल, वुड प्रोडक्ट्स, मॉस्किटो कॉइल्स, इन सब पे जो फोकस कर रहे हैं इसमें लेबर बहुत ज्यादा है, यानी मेहनत बहुत ज्यादा है और पैसा कम है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास कितना भी बिजनेस आ जाए हमारी जो ग्रोथ है वो यहीं पे रुक जाएगी। तो आप कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेहनत कम लगे और पैसा ज्यादा आए। ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे टेक्नोलॉजी और स्किल बेस्ड इंडस्ट्री जो है जैसे मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट, फार्मा बेस्ड कंपनीज के भी इन्वेस्टर आए, क्योंकि इसमें मेहनत कम होती है और पैसा ज्यादा आता है। और कुछ दिन इस पे काम करने के बाद ईयर 1973 में इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड था EDB, ये अनाउंस करता है कि जो इन्वेस्टर सिंगापुर में हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेटअप करेगा उनको 5 साल तक सिंगापुर के अंदर टैक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 साल तक एक भी रुपया टैक्स के रूप में नहीं देना होगा। ये चीज इन्होंने बाहर की कंपनीज को तो ऑफर की थी। दूसरा, जो इन्होंने खुद के देश में जो कंपनीज थी उनको भी बोला कि अगर कोई मशीनरी और स्टाफ जो अपग्रेड करेगा, टेक्नोलॉजी लेवल को इंप्रूव करेगा, तो उनको भी टैक्स में इंसेंटिव मिलेगा। कंपनीज आने लगी और स्किलफुल वर्कर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अब क्योंकि बिना टेक्निकल नॉलेज के सिंगापुर के जो वर्कर्स थे उनको जॉब्स तो मिल नहीं सकती थी, तो उसके लिए भी इन्होंने MNCs के साथ मिलके जॉइंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर खोले, जिसमें इन्होंने बिना थ्योरेटिकल नॉलेज के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो उसकी ट्रेनिंग दी और जिससे लोगों ने बहुत जल्दी सीखना शुरू किया। इसके साथ साथ एक चीज और कर दी इन्होंने जो बहुत बड़ी गेम चेंजर निकली। देखिए, एक्चुअली किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है उसी के हिसाब से बैंक अपने कस्टमर को बैंक में इंटरेस्ट देता है। तो उस टाइम पे सिंगापुर की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट थे वो भी बहुत ज्यादा मिल रहे थे। सिंगापुर दुनिया के सबसे ज्यादा बैंक इंटरेस्ट देने वाले देशों में से एक हो गया था। नॉर्मली जब ऐसा केस होता है कि किसी कंट्री के अंदर बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देता है तो बहुत सारी बाहर की कंट्रीज के जो बैंक्स होते हैं वो भी इसमें आके इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सिंगापुर में क्या होता है कि बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता था उसमें से 45% जो होता था वो गवर्नमेंट ले लेती थी, जिसकी वजह से बाहर के जो बैंक थे वो सिंगापुर के बैंकों के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। तो ये चीज देख के पीएम ली कहते हैं कि अब ये चीज भी खत्म करनी होगी। 45% टैक्स जो गवर्नमेंट लेती थी वो भी बंद कर देती है। और इस एक स्ट्रेटेजी से सिंगापुर का बहुत फायदा होता है। फॉरेन बैंकों ने सिंगापुर के बैंक्स में इतना इन्वेस्ट किया कि सिंगापुर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बन गया। इसके बाद भी जो ली थे वो रुकते नहीं है, वो कहते हैं कि अब एक स्टेप और लेना पड़ेगा। तो इन्होंने नोटिस किया कि सिंगापुर के अंदर जो इनके वर्कर्स हैं वो हाई टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स तो बना रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लो वैल्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब कि उनसे प्रॉफिट कम आ रहा है। तो इसी के साथ ये क्या करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलते हैं लोगों को, ताकि कम मेहनत में ज्यादा पैसा आए। पीएम ली जो थे उनका सपना था कि सिंगापुर को दुनिया की सबसे अमीर कंट्री बनाना है। अब आप सोचिए, जो कुछ ही साल पहले, मतलब 20 से 25 साल की बात होगी, कुछ ही साल पहले जहां भुखमरी थी वो इतना बड़ा सपना देख रहा था और उसको पूरा भी कर रहा था। तो अब ये जो चीज डिसाइड हुई थी इसके लिए भी इन्होंने बहुत सारे इंसेंटिव स्टार्ट कर दिए और 1980 में गवर्नमेंट एक हाई सैलरी स्कीम लेके आई जिसमें स्किलफुल लेबर को उनकी स्किल के अकॉर्डिंग हाई सैलरी वगैरह अनाउंस की गई। बाहर से जो इंडस्ट्रीज आ रही थी जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाती थी उनको पहले की तरह फिर से टैक्स वगैरह में छूट दी गई और ज्यादा छूट दी गई। गवर्नमेंट ने अपने बजट में अलग से स्किल डेवलपमेंट फंड भी बनाया ताकि इनके देश की जो कंपनीज हैं जो ट्रेनिंग, R&D, कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन वगैरह जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से उसमें इन्वेस्ट करनी थी तो उनको सब्सिडी मिले। और ये भी इन्होंने इतना सक्सेसफुली किया कि सिंगापुर वर्ल्ड में हाई वैल्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का किंग बन गया। यहां तक कि 1983 में सिंगापुर पूरे वर्ल्ड में हार्ड डिस्क ड्राइव जो कंप्यूटर में यूज होती थी 1983 एक्सपोर्टर बन गया। सिंगापुर बैक टू बैक अपनी कंट्री को एडवांस करता गया। ये सारी चीजें तो कर ही रहे थे, इसके साथ इन्होंने टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ब्रेन सर्विसेज में बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गए थे। पीएम ली ने काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे सिंगापुर बोटेनिकल गार्डन, संतोसा आइलैंड, मास रैपिड ट्रांजिट, MRT सिस्टम और सिंगापुर साइंस पार्क, ऐसे ना जाने कितने सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए जिससे पूरे वर्ल्ड में सिंगापुर का नाम हुआ। और आज की डेट की बात करें तो सिंगापुर का नाम वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप सेफेस्ट, क्लीनेस्ट एंड ब्यूटीफुल कंट्रीज में गिना जाता है, जहां बेस्ट एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर है, 97% लिटरेसी के साथ टॉप क्लास एजुकेशन सिस्टम है, मोस्ट एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट है। इनकी GDP पर कैपिटा $1,27,606 है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है और एशिया में नंबर 1 पे आती है। हर 6 आदमी में से एक आदमी करोड़पति है। पिछले कुछ सालों में तो सिंगापुर का नाम वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में भी आ गया है। करप्शन और क्राइम यहाँ ना के बराबर है। यहाँ पर बिना पूछे वाईफाई कनेक्ट कर लेने पे, पब्लिक स्मोकिंग करने पे, बिना क्रॉस वॉक के रोड क्रॉस करना जिसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, गंदगी फैलाने पे, च्युइंगम खाने या बेचने पे, यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट में फ्लश ना करने तक पे
ऐसी हर चीज पे अच्छा खासा फाइन है और जेल की भी सजा हो सकती है, और थोड़े से भी ड्रग्स के केस में पाए जाने पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। आज की डेट में भी ना जाने कितनी कंट्रीज हैं जो सिंगापुर के सिस्टम को कॉपी करती हैं, लेकिन उसके बाद भी सिंगापुर जैसी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो कोर है उस पर फोकस नहीं करते, और वो कोर है लोगों की यूनिटी और जीरो करप्शन। पीएम ली के पास पॉलिटिक्स करने का और अपनी कुर्सी के बारे में सोचने का टाइम तक नहीं था। उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा कि अगर सिंगापुर अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ तो वो देश ही नहीं बचेगा। जब देश नहीं बचेगा तो पीएम की कुर्सी बचा के वो क्या करेंगे, और यही रीजन है कि पीएम ली की बात आज की डेट तक हर कोई करता है। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए उडू का यूज करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू। हाँ भाई, ये नीतीश राजपूत है। वीडियो काफी लंबी गई है। हाँ, ली क्वान यू। तो जनाब, ये थे नीतीश राजपूत की वीडियो कि सिंगापुर इतना रिच क्यों है, हैं? सिंगापुर रिच है ली क्वान यू के जो थॉट्स हैं, जो उनकी सोच है, जो उनके पॉलिटिक्स है, जो इनकी टेक्निक है, जो इनकी तरीका है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का, बाकी मुल्कों को मिलाने का, बाकी मुल्कों की कंपनीज को अपने मुल्क में लाने का, टैक्स फ्री करने का, क्राइम को ख़त्म करने का, ये सब एक लीडर के हाथ में होता है। ठीक है, अलग अलग वैरायटी के लोग रहते हैं सिंगापुर में, रहते थे आज से 100 साल पहले। अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग भाषा के लोग रहते थे, मगर वो आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। तो उसकी सोच थी कि भाई मैं इन लोगों को यूनाइट करूं, इकट्ठा करूं और एक शक्तिशाली अमीर मुल्क बनाऊं। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी हथकंडे अपनाए, काफ़ी सोच सोची, काफ़ी गेम खेली, कि जिसकी वजह से सिंगापुर अब दुनिया में जाने माने रिच लोगों में शुमार होता है। तो शुरुआत करते हैं जी। ये पहले सिंगापुर एक टापू ही था। सिंगापुर नाम कैसे पड़ा? एक कोई गया होगा, कोई राजा गया होगा, उसने शेर देखा, सिंह देखा, तो पुर बोल दिया, फिर सिंगापुर बोल दिया, सिंगापुरा से सिंगापुर हो गया। तो अभी भी उनका जो एम्बलम है, जो एक चिन्ह है सिंगापुर का, जो उनके फ्लैग में चिन्ह है, वो शेर का हेड है। ठीक है, शेर का हेड, लाइन का हेड। तो उनका जो नोट होता है, कोई भी करेंसी का नोट, उस पर उनका एक कोई तीन लाइनों का, 2 या 3 लाइनों का उनका नेशनल एंथम है। तो वहाँ पे सिंगापुर बनने से पहले वहाँ पे अलग अलग जाति के लोग रहते थे, अलग अलग कम्युनिटी, उनका अपना कम्युनिटी होती थी, उनके अपने। तो वहाँ पे फिर प्राइम मिनिस्टर, एक नए प्राइम मिनिस्टर बने, कोई प्राइम मिनिस्टर बने। वो कैसे बने, पॉलिटिक्स है ये सारी। वो बने क्वेन जियो हॉन, कुछ ऐसे ही नाम है उनका, क्वेन हॉन जियो है। उन्होंने देखा कि भाई इस मुल्क के लोगों को कैसे रिच किया जाए, कैसे यहाँ पे जॉब्स क्रिएट की जाए, कैसे यहाँ पे कंपनीज लाई जाए। बाहर के बड़े बड़े मुल्क यहाँ पे आए, पावरफुल मुल्क जो ब्रिटिश है वहाँ पे आया, जापान, फिलीपींस और यूएसए, वहाँ की कंपनीज ने, वहाँ के मुल्कों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे मुल्क बनाए। और सिंगापुर ने क्या किया कि भाई आप अपने यहाँ पे अपनी 250 कंपनीज आ गई, कोई 10-12 मुल्क की 250 कंपनी वहाँ पे उसने जगह दी, मैपिंग दी कि यहाँ पे भाई आप ये बनाओ, कंपनीज बनाओ, और मैं आपसे टैक्स नहीं लूँगा, इट्स टैक्स फ्री, 2 साल तक आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो टैक्स नहीं लिया भाई, तो फिर वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हुई, वहाँ के लोगों के लिए वहाँ पे लोग काम करने लगे, तो एकजुट होने लगे। तो एकजुट होने से वो कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लगी। फिर उधर जॉब्स इतनी ज़्यादा हो गई कि जॉब्स इतनी बढ़ गई कि भाई बहुत ज़्यादा रिच होने लगी कंट्री, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने लगी हैं। तो फिर भाई ये है कि भाई अब आने वाले जो अब प्रेजेंट डे पे इतना ज़्यादा रिच हो चुका है कि वहाँ पे अब जॉब्स इतनी हो चुकी हैं कि जॉब्स बाहर के लोग वहाँ पे जाके जॉब्स लेते हैं। जॉब्स इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो भाई इतनी ज़्यादा जॉब्स होने से काफ़ी रिच हो चुका है। तो यही ये स्टोरी है सिंगापुर की, जो नीतीश राजपूत के पूरी रिसर्च ही है, इसे सारी की सारी रिसर्च ही यही है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं नीतीश राजपूत साहब।
तो भाई ये प्राइम मिनिस्टर उनके क्वैन 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 जो हाउन क्वैन हाउन जो। तो ये अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं, शायद अब गुजर भी गए होंगे। तो ये सारा का सारा कारनामा इनका है। इनकी करेंसी बहुत हाई 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 पे है। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हाई पे है। वहाँ पे टूरिज्म है, वहाँ पे मेडिसिन है, वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, एवरीथिंग। स्कूल्स, बेस्ट स्कूल्स हैं इनके दुनिया में। और लिटरेसी 97.6% लिटरेसी है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लिटरेट लोग यहाँ पे ही रहते हैं। तो बड़ी बड़ी अब सिंगापुर की आबादी, छोटा सा टापू जैसा मुल्क है। कोई समझ लो 500 700 1000 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। 1000 नहीं तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा टापू का छोटा सा मुल्क है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर लगा लो आप, छोटा सा मुल्क है। इट्स स्मॉल कंट्री। तो जब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लीडर, सबसे बड़ी बात है कि एक मुल्क को हाइट पे लेने का सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? जो उसका प्राइम मिनिस्टर होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, जो जिसको वोट डाल के प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लीडर 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 लीडर, ठीक है। लीडर का सारा हाथ है कि वहाँ पे ये सारी जो तरक्की है, सारी जो पावर है, सारी जो उनकी ग्रोथ है, वो लीडर की वजह से। और प्राइम मिनिस्टर का नाम मैंने आपको बताया, ली क्वान जू, ठीक है। तो लीडर का काम है। अब इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है? इंडिया वर्ल्ड में 5वें नंबर पे जीडीपी क्यों है? क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो लीडर है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है। उसका काम है कि लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करनी, प्राइवेट गवर्नमेंट तो प्राइवेट जॉब्स क्रिएट करनी, लोगों के लिए राशन लाना, खाने के लिए लाना, सब कुछ लाना, लोगों को एकजुट करना, रिलीजन के नाम पे लोगों को लड़ाई ख़त्म करनी। तो भाई लीडर का हाथ है। लीडर की वजह से आज सिंगापुर राज कर रहा है, हर चीज़ में ऊपर है। सो अभी के लिए इतना ही भाई। नीतीश राजपूत की वीडियो काफ़ी रिसर्च की हुई है इन्होंने, काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके वीडियो क्रिएट की है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इनको एडिटिंग अच्छी है, रिसर्च है, अच्छा कैमरा व्यू अच्छा इनका। तो मेरी वीडियो आपको रिएक्शन कैसा लगा, कैसा आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, मेरे कुछ कमेंट्स कीजिए। और मेरे वीडियो को एंजॉय करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स।